इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना। फटाफट देखते हैं। सबसे पहले इस पे आता है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपन ने पढ़े थे कि चार्ज इज क्वांटाइज, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो एन ई के इक्वल होता है। जैसे कोई भी बॉडी है, ये जैसे सपोज कोई बॉडी ली है अपन ने, ठीक है, और ये बॉडी अगर चार्ज है तो इस पे जो भी चार्ज आएगा वो एन ई के फॉर्म पे आएगा हमेशा, जहां पे एन क्या है, इंटीजर है, +-1, +-2, +-3 etc. And what is E? E is elementary charge. It is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी, मतलब चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और कोई भी बॉडी जो चार्ज होती है वो किसके कारण चार्ज होती, कोई भी बॉडी, किसी बॉडी में या तो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तब कोई भी बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, अगर हमने इस पे बाहर से और इलेक्ट्रॉन डाल दिए अपन ने, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज कब होती कोई भी बॉडी, यहां से अगर अपन क्या करने लगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लगे, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल इसी से रिलेटेड है। अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा होल जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा या 1/4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो किसी भी बॉडी में जो भी चार्ज आ रहा है, कोई बॉडी को हम बोल रहे हैं कि हाँ ये चार्ज बॉडी है, तो उस पे जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा एन ई के फॉर्म पे होगा। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्लियर हो गया, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो रही है तो उसमें चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे होगा। किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से दिए। कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हो रही है, इसका मतलब आप वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, इसके कारण वहां पे जो नेट चार्ज बचेगा वो कैसा बचेगा, पॉजिटिव। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल रहे हो तो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल के आएगा। अब इसमें सिंपल सा एक अपन एग्जांपल ले लें, छोटे छोटे एग्जांपल। इफ मान लो किसी बॉडी में 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, उसपे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हो तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा, Q इक्वल्स टू Ne इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 10 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय E, so it is 10 into 10 to the power -6 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब इसको कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सो इट इज 100/60 into 10 to the power, ये ऊपर गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, एंड 6.25 into 10 to the power 13 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल के आए हैं, तब ये बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो अगर किसी बॉडी में +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसका मतलब उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन उसको लीव किए या फिर उससे बाहर निकले। तो ये होता है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल मतलब किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगले पेज पे आते हैं।
पेज नंबर 2। नेक्स्ट है फिर इस पे कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम्स लॉ क्या है भाई? कूलाम्स लॉ दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, जैसे दो चार्ज पार्टिकल लिए, मान लो एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, तो इनके बीच में लगने वाला, इनके बीच में डिस्टेंस R है, चार्ज कैसे रहने चाहिए? रेस्ट पे रहने चाहिए। तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर। और यहाँ पे K जो कांस्टेंट है, K की वैल्यू होती है एयर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट आएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ पे, है ना। तो जो K की वैल्यू होती है ना, ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे जो कांस्टेंट K है, जैसे कांस्टेंट K एयर पे इसकी वैल्यू अलग आएगी, एयर या वैक्यूम पे, और मीडियम पे इसकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट K लिख रहे थे हम, एयर पे आप इसकी वैल्यू लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम के लिए K की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K। कैपिटल K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के बराबर आप इसको लिख सकते हो। मतलब ये जो K है यहाँ पे, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, अलग अलग मीडियम पे इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। अब कूलाम्स फोर्स जो है ना, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस और एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा रिपल्सन, इस पे रहेगा अट्रैक्शन, इस पे क्या रहेगा? रिपल्सन, है ना। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1। सिमिलरली यहाँ पे ये है फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1, दिस इज फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं? यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे अपन आते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। पेज नंबर 3, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बहुत ही सिंपल सा केस। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म कैसे लिखना है? मान लो यहाँ पे स्पेस पे मैंने दो चार्ज लिया, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई सपोज। यहाँ पे हमने दो चार्ज लिए, एक है सपोज प्लस चार्ज, और ये वाला भी प्लस ले सकते हो, माइनस ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आगे बता देता हूँ। ये वाला भी सपोज प्लस चार्ज है, एंड दिस इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2। ये A पे लोकेटेड है, ये B पे लोकेटेड है। तो इनके जो पोजीशन वेक्टर आएंगे, वो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया RA, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो गया यहाँ पे RB, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R। इसके कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे XA, YA
जेड ए, इस चार्ज के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स बी, वाई बी एंड जेड बी। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे? डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस पे आ जाएगा रिपल्सन, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी, और इस पे भी रिपल्सन, फोर्स ऑन बी बाय ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए भाई? वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखना है तो नाउ फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स ऑन ए बाय बी मतलब ये वाला फोर्स निकालना है, तो इसका चाहिए आपको मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन ए बाय बी का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जब भी हम कोई वेक्टर लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और उसमें यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट करना होता है। ठीक है, वेक्टर में उसके यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट कर दो। जैसे मान लो आर कैप चाहिए आपको, तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आगे याद रखना। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? मैग्नीट्यूड तो ठीक है लिख दिए, यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर आएगा बी से ए की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बी ए कैप यूनिट वेक्टर लिखोगे। ठीक है, और अगर मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है यहाँ पे, तो फिर यूनिट वेक्टर क्या लिख देते आप? ए बी कैप लिख देते। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसा लिख रहा है? क्योंकि इसका डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, इसलिए ये यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया? बी ए कैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मेंशन करोगे, व्हाट इज बी ए कैप? इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी टू ए, बी से ए की तरफ का ये यूनिट वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख दोगे, मैग्नीट्यूड इज के, Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये बी ए यूनिट वेक्टर को फिर से लिख सकते हो, बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, ये ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखो ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर अगर चाहिए तो इसकी जो वैल्यू आएगी, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऐसा लिखना है। बी का पोजीशन वेक्टर मतलब ये आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, आपको ये पोजीशन वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर देना यहाँ पे। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। तो आप इस टर्म को क्या लिख सकते हो? सो देयरफॉर फोर्स ऑन ए बाय बी वेक्टर फॉर्म पे, के Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ये, इसका मैग्नीट्यूड भी r के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा r क्यूब, और ये वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे बी ए वेक्टर। तो ये कूलम्ब्स फोर्स किसके फॉर्म पे निकाल दी हमने? वेक्टर फॉर्म पे निकाल दिए। बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है। देखो बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है ना, तो आपको बुक की मेथड पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एग्जामिनर देखते हैं कि भाई आपको चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है ना, तो वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखना तो ये इस तरह से लिखना वेक्टर फॉर्म पे, खासकर सीबीएसई वाले बच्चे। ठीक है, अभी अगर हमें फोर्स ऑन बी बाय ए चाहिए तो दोबारा पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख के काम छोड़ सकते हो। एंड सिमिलरली फोर्स ऑन बी बाय ए आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी। अगर आपने एक कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे माइनस साइन डाल दो, तो ये दूसरे पार्टिकल पे भी फोर्स निकल जाता है। ठीक है ना, तो वेक्टर फॉर्म का कैलकुलेशन इस तरह से करना है। ओके, ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या? हेलो, ले लिए? यस सर। अगले पेज पे आते, पेज नंबर
4 पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में स्पेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख रहे हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है Q1, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है Q2, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q3 और एक और ये नेगेटिव चार्ज है Q4। अगर हमें Q3 पे नेट फोर्स निकालना है तो सबसे पहले इन सभी का इंटरएक्शन देख लो। इस तरह से सभी का इंटरएक्शन, सभी चार्जेस एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, ये ऐसे। तो किसी एक चार्ज पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो सभी चार्ज उस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इस पे देखो, अगर मुझे Q3 चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है तो Q3 चार्ज को Q1 रिपेल करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो इट इज फोर्स ऑन 3/1। Q3 को Q4 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज फोर्स ऑन 3/4, एंड Q3 को Q2 भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज फोर्स ऑन 3/2। तो फिर अगर हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है, भाई इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना है, ये कैसे निकल जाएगा। सो नाउ नेट फोर्स ऑन Q3 is given by force on 3 is equals to force on 3/1 plus force on 3/2, वेक्टर सम करना, प्लस force on 3/4। तो इनका वेक्टर सम करना है, और यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर सम करना है सभी चार्जेस का, ठीक है ना। वेक्टर सम करना, नॉट द स्केलर सम, इट इज वेक्टर सम। तो यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, इसके सपोर्ट में एक एग्जांपल लिया जाएगा कि यहाँ पे मान लो मैंने एक स्क्वायर लिया और इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे 4 चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पर प्लस Q, चारों वर्टेक्स पे 4 चार्ज पार्टिकल रख दिए, प्लस Q माइनस Q, एंड ये वाला कितना है, प्लस Q। तो चारों वर्टेक्स पे हमने 4 चार्ज रखे, A, B, C एंड D। अगर मान लो हमें क्या निकालना है कि भाई एक मिनट, यहाँ पे मैं पॉजिटिव और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, नेगेटिव चार्ज। वर्टेक्स ए पे नेगेटिव, वर्टेक्स सी पे नेगेटिव, डी और बी पे पॉजिटिव चार्ज। तो वर्टेक्स डी पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स के कैलकुलेशन के लिए पहले तो ये इस तरह से लाइन जॉइनिंग ले लो। देखो डी को ए वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा दिस इज फोर्स ऑन डी बाय ए। सी को भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन डी बाय सी, लेकिन बी इसको रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑन डी बाय बी, बराबर है। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, √2a के बराबर रहेगा। मेरे पास इधर पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन है कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ। नाउ फोर्स ऑन डी बाय ए, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, एंड फोर्स ऑन डी बाय सी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। एंड फोर्स ऑन डी बाय बी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय √2a का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे डिस्टेंस a है, यहाँ पर भी डिस्टेंस a है, इसलिए के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर का डिस्टेंस √2a है, इसलिए ये लिख दिया अपन ने। एंड मान लो मैं ये वाले फोर्स की वैल्यू का मैग्नीट्यूड F0 ले लूं, तो ये वाले फोर्स की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, F0/2 हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, मतलब आधा बचेगा इससे। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें भाई कि डी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पे इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे लगे, ये भी F0 है, ये भी F0 है, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, F0/2 आ गई, तो ये दो 90 डिग्री का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर पे आ जाएगा, और ये वैल्यू डायरेक्ट 2F0 के बराबर होगी, और F0/2 इधर है,
मतलब इसका जो ओवरऑल रिजल्टेंट है, ओवरऑल रिजल्टेंट ये राइट साइड पे आएगा, मतलब यहाँ पे अब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन गया, तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन डी। So net force on D will be given by root 2 F naught minus F naught by 2। यहाँ पे F naught को कॉमन ले सकते हो, root 2 minus 1 by 2 ये रिजल्टेंट फोर्स है किस पे, D वाले पार्टिकल पे। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया चार्जेस के लिए। सेम हमने ग्रेविटेशन के लिए भी पढ़े थे, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर के लिए भी कर सकते हो। अपन ने कुछ एग्जांपल्स किए हुए हैं इस पे ऑलरेडी, तो आप लोग अपने नोट्स से उन एग्जांपल्स को देखो ना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट। फिर से समझा तो कौन सा वाला पोर्शन समझाना बेटा, बता जल्दी से। डाउट पूछो तब एक्सप्लेन करूंगा। गुड सिमर, हेलो। यस सर, वो नेट चार्जेस वाला, ये वाला, यस सर। ये नेट फोर्स निकालना है, ये ना, ये समझ गया कैलकुलेशन ये वाले, यस सर। ये भी समझ गया, यस सर। इस पे हम नेट फोर्स कैसे, ये वाली वैल्यू कैसे आई है ना। ठीक है, देख इसके लिए ना थोड़ी सी कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे लगे हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है, नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले, मैं यहाँ पर कई वाले पोर्शन को मिटा के कुछ स्टेप लिख रहा हूँ, ये वाले पोर्शन को स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया, हेलो ले लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ यस सर। हाँ ठीक है। देख अभी दो वेक्टर का सम का डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये दो वेक्टर के सम का फार्मूला याद है ना, दो वेक्टर के सम का फार्मूला, अगर एंगल थीटा डिग्री ये F1 है, ये F2 है, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा के तुम नेट फोर्स निकालते हो। यही फार्मूला नेट फोर्स का, नेट फोर्स विल बी गिवन बाय अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा, बराबर है, याद आया। हेलो, रिस्पॉन्ड करते आना। हाँ, अब यहाँ स्पेशल केस लगा दे रहा हूं मैं, इफ F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू सपोज F0 है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल केस ले रहा हूं एंगल को लेकर। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ठीक है, फिर यहाँ पे दो केस और ले रहे हैं अपन, तीन केस और बल्कि, एक 90 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो व्हाट इज नेट फोर्स, ये वाली नेट फोर्स, अगर ये एंगल 0 डिग्री हो गया तो नेट फोर्स 2F0 हो जाएगा। 180 डिग्री है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। समझ गया 0 क्यों, ठीक है। यहाँ पे अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के एक ही डायरेक्शन पे लगने लगे तो नेट इतना हो जाएगा ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन पे लगने लगे तो 0 हो जाएगा ना। 90 डिग्री पे लगेंगे तो कितना होगा, याद है किसी को, 90 डिग्री F√2, हाँ, √2F, ये भी F0 है, ये भी F0 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना बचेगा, यहाँ पे √2F0 बचेगा, बराबर है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0, मतलब ये वाला टर्म हट गया, रूट के अंदर क्या बचेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैंने कितना लिख दिया, √2F लिख दिया। 60 डिग्री का अगर एंगल रहता है, ये भी F0 है, ये भी F0 है, 60 डिग्री का अगर एंगल है तो जो डायरेक्ट रिजल्टेंट आएगा F, ये √3F0 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 60 cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, cos 60 1/2, ये 2 कट गया, तो ये भी F0 स्क्वायर प्लस F0 स्क्वायर प्लस F0 स्क्वायर, तो कितना बचेगा, √3F0। और 120 डिग्री का अगर एंगल है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो सिर्फ किसके बराबर बचेगा, F की वैल्यू किसी एक वेक्टर के बराबर बचेगा।
तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो सीधे सीधे, समझ गए अभी गुरसिमर? यस सर। ये समझ गया बेटा, ये कैसे लिख दिया अपन ने स्पेशल रिजल्ट? इफ लगाए, दोनों इक्वल हैं, 0 डिग्री का एंगल है, तो दो इक्वल वेक्टर या दो इक्वल फोर्स 0 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? डबल। यस सर। 180 डिग्री के एंगल पे हैं तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। 90 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट √2f। हाँ 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 होता है 0। अब फार्मूला के हिसाब से देखोगे तो √f1² प्लस f2² बचेगा, ये देख √f1² प्लस f2² cos 90 0। अब दोनों की वैल्यू सेम सेम है तो कितना बचेगा? √2f बचेगा, बराबर है। यस। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो कितना बचेगा? 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री का एंगल है तो √3f बचेगा। और अगर 120 डिग्री का एंगल है तो कितना बचेगा? f बचेगा, क्योंकि cos 120 कितना होता है? -1/2। तो -1/2 होने के कारण ये 2 कट गया, यहाँ पे बचेगा -f0², क्योंकि f1 f2 सेम ले रहा है, तो एक ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म, एक ही टर्म बचेगा f1 वाला। समझ गए अब? यस सर। हाँ, लेकिन ये जो स्पेशल रिजल्ट लिखे अपन ने, ये तभी होगा जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अब देख यहाँ पे एफ डी ए का मैग्नीट्यूड भी f0 है, एफ डी सी का मैग्नीट्यूड भी f0 है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट से किसके बराबर बचेगा? ये वाला केस लग गया पहले, तो √2f0 बचा। और एफ डी बी का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये वैल्यू किसके बराबर? f0/2। ये कैलकुलेशन पे है यहाँ पे, बराबर है, समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब एक लाइन पे, जैसे ये वाली लाइन पे देख, दो फोर्स लग रहा है, एक इधर पे √2f0 है और पीछे कितना है? f0/2 है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना, यहाँ पे एक लाइन पे ये दो फोर्स लग रहा है ऐसे, इधर पे कितना? √2f0 और नीचे कितना है? f0/2। तो फिर यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा ये, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल हो गया अभी इसके बीच में, तो इसका रिजल्टेंट इधर कहीं पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू √2f0 माइनस f0/2। समझ गया? यस सर। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। हाँ, अभी ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसके लिए, है ना, फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट आते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से ले लिया? नेक्स्ट पेज नंबर 5 अभी। हाँ, नाउ पेज नंबर 5। देखो पेज नंबर 5 में अगले उस पे आते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ना इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए अपन, ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिख रहा हूं, स्पेस पे किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। और इसकी यूनिट क्या जाएगी यहाँ पे? न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1 L1 T-2। चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है 80, तो इट इज m1 L1 T-3 A इनवर्स। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? किसी जगह पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है? उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो ये लिखोगे कैसे? इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
एट दैट पॉइंट, किसी जगह पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये हो गई इसकी यूनिट और ये हो गया उसका डायमेंशनल फार्मूला। समझ गए कि नहीं? किसी जगह पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब इस पे अगर हमें किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट कर देंगे, तो सीधे सीधे क्या निकल जाएगा? उस जगह पे इलेक्ट्रिक उस जगह पे जो चार्ज है उस पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस प्लेस एंड सपोज इट इज 20 न्यूटन पर कूलम है इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज रख दूं और एक नेगेटिव रख दूं प्लस क्यू, क्यू इक्वल्स टू सपोज 5 माइक्रो कूलम है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा। F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और ये वाला जो चार्ज है ये Q1 है मान लो, तो ये Q1E, ये चार्ज Q2 है, सपोज ये यहाँ पे ले लिया मैंने 6 माइक्रो कूलम, तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड पे, दैट इज F इज इक्वल्स टू Q2 इंटू E के बराबर है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन पे लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि भाई F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वाले चार्ज पे जो फोर्स है F1 की वैल्यू कितना? Q1 इंटू ई वेक्टर, और ये मान लो अलोंग आई कैप है, अलोंग आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम इंटू 20 न्यूटन पर कूलम आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा इसमें 100 माइक्रो न्यूटन आई कैप। तो F1 की वैल्यू ये मैग्नीट्यूड 100 माइक्रो न्यूटन है, मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन ऑफ आई कैप। आई कैप शो कर रहा है उसके डायरेक्शन को, तो ये मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दी हुई है, तो फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है? किसी जगह पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उस जगह पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अरे समझ गए इसको कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए सर? हाँ हाँ सर। ठीक है, अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 6 पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में। अब इसमें पॉइंट चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मल्टीपल चार्जेस के कारण कैसे फील्ड निकालते हैं। This is page number 6. Electric field due to point charge. Electric field due to a point charge. Electric field due to a point charge. मान लो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया ए पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ से बी पोजीशन पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस जगह पे। तो कैसे मेजर करोगे कि भाई इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड कितनी आएगी? तो क्या करोगे, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे, इट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस करोगे। अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो इस टेस्ट चार्ज पे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
क्या आ जाएगा फार्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये डिस्टेंस आर है सपोज, फार्मूला हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ले लो, ये मान लो एयर मीडियम है, क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या पढ़े थे, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय मैग्नीट्यूड, ये निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा इसका, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पे। तो वेक्टर फॉर्म पे ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो ए से बी की तरफ है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, ए बी कैप आप इसमें लिख दोगे, ए बी कैप मतलब इट इज द यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड ये बन गया और ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा किसी जगह पे, उस जगह पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही उसका डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो आगे से याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये निकाल लिया, तो सीधा सीधा आगे अब आप ऐसा ध्यान रखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे अगर फील्ड आपको चाहिए तो फील्ड का डायरेक्शन, अब हमें बार बार अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये ए लोकेशन ये बी लोकेशन है, और फार्मूला हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू एज यूजुअल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड बाहर की तरफ जाने वाली रहेगी लाइन ज्वाइनिंग पे, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं तो ये ए पोजीशन ये बी पोजीशन, डिस्टेंस आर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये टुवर्ड्स द चार्ज आएगी, ए इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये है इसका मैग्नीट्यूड बस। तो मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज की वैल्यू पे और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो प्लस वाले चार्ज के कारण फील्ड अवे रहेगी, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर रहेगी, टुवर्ड्स रहेगी। ठीक है ना, तो ये है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। हो गया सर। हो गया, ओके। ये समझ गया पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं अपन ना, ये वेक्टर फॉर्म है उसका, है ना। फिर इस पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इस पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल now this is page number 7, superposition principle। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मान लो स्पेस पे कोई चार्ज लिए Q1 Q2, ये नेगेटिव Q3, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस जगह पे हमें नेट फील्ड निकालना है कि भाई P पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी है। ठीक है, P पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी है, क्या करोगे, P पॉइंट पे देखो, P पॉइंट पे Q1 के कारण फील्ड किधर आएगी, अवे, सो दिस इज EP1 वेक्टर। P पॉइंट पे 2 के कारण भी फील्ड अवे रहेगी, दिस इज EP2 वेक्टर। और P पॉइंट पे 3 के कारण फील्ड इस साइड पे आएगी, दिस इज EP3 वेक्टर। बराबर है। तो इस जगह पे अगर हमें नेट फील्ड बताना है तो इन सभी का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। सो देयरफॉर नेट फील्ड एट P पोजीशन पे नेट फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं वो इस जगह पे
कितनी नेट फील्ड बना रहे हैं उनका सभी का वेक्टर सम करना है। ठीक है, वेक्टर सम करना, नॉट द स्केलर सम, इट इज द वेक्टर सम फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया अभी? तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसका। इसमें भी मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां पर सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए। जैसे मान लो हमने एक ट्राइंगल लिया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिए वर्टेक्स ए पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये ए, ये बी और ये सी पोजीशन। इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल मैग्नीट्यूड के मैंने चार्ज रखा, यहाँ पर भी Q1 इज इक्वल टू Q एंड इट इज Q2 इज इक्वल टू सपोज 2Q मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, एक का मैग्नीट्यूड Q है, एक का मैग्नीट्यूड 2Q है। सी पोजीशन पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? देखो सी पोजीशन पे प्लस वाले चार्ज के कारण फील्ड ऐसी आएगी, दिस इज ECA, और बी वाले चार्ज के कारण फील्ड इधर पे रहेगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन C बाय B, बराबर है। और एंगल कितनी डिग्री का आएगा यहाँ पे? 120 डिग्री का, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इनका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लो, तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट C बाय A, इसका मैग्नीट्यूड आएगा KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट C बाय B का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा? इट इज K 2Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू E नॉट है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 2E नॉट, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 2E नॉट, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? E नॉट। अब इसमें आप वेक्टर मेथड लगा दो, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, तो जो नेट फील्ड आएगी वो इधर कहीं पे आएगी, दिस इज द नेट फील्ड एट C। तो नेट फील्ड निकालने के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट इसके बराबर हो जाएगा E नॉट स्क्वायर प्लस 2E नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2E नॉट इंटू E नॉट इंटू कॉस 120। इसको सॉल्व कर लो वेक्टर मेथड से, तो इस जगह पे क्या निकल जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। और वही जो वेक्टर सम करते हैं ना अपन, वेक्टर सम हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। समझ गए ये कैलकुलेशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगले पेज पे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। पेज नंबर 8 पे आते हैं अपन अब। Now पेज नंबर 8, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसमें आता है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, है ना। तो अपन ने लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो किस तरह से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में चार्ज के चारों तरफ ऐसी कोई फील्ड लाइन नहीं होती है ना, चार्ज के चारों तरफ ऐसी कोई फील्ड लाइन नहीं होती है, तो फिर कॉपी पे ड्रॉ करने के लिए हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इनका बस, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी आएंगी? बाहर निकलने वाली, ये कंटिन्यूअस कर्व होती है, समझ गए? ये कंटिन्यूअस कर्व होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर निकलने वाली रहेंगी। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन कैसी आएंगी? चार्ज की तरफ आएंगी, कंटिन्यूअस कर्व्स हैं ये, these are continuous curves। ठीक है, फिर अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है स्पेस पे,
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, एंड सपोज Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, सपोज ये 8 माइक्रोकूलम है और ये 4 माइक्रोकूलम है, बट नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन भी उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे, प्लस वाले से जाएंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ से फिर कुछ फील्ड लाइन ऐसी बाहर भी निकालोगे ऐसी, तो अगर 8 माइक्रोकूलम है तो 8 फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकाल लो ऐसी, ठीक है। कितनी हो गई? 3 5 3 8 हो गई, ठीक है। नेगेटिव वाला अगर 4 मैग्नीट्यूड का है तो बस इसमें 4 फील्ड लाइन बनी रहने तो हो गया, तो ये इस तरह से आएंगे। और एक ये नंबर जो डेंसिटी होती है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं अपन? यूनिफॉर्म फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं इसी पे? यूनिफॉर्म फील्ड किसको बोलोगे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए, तो इनके बीच में आपस में जो विड्थ है वो एक जैसी रहनी चाहिए, तब ये यूनिफॉर्म रहेगी, और मैग्नीट्यूड भी एक जैसा रहना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनाओगे? नॉन यूनिफॉर्म, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग हो गए। या फिर यहाँ पे देखोगे इसमें एक कंफ्यूजन होता है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट है कैसी? ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, डायरेक्शन बदल रहा है। तो किसी जगह पे किसी कर्व पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो क्या करते हैं अपन? उस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, उस टेंजेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाता है कि भाई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। अगले पेज पे जा रहे हैं ना। Now this is page number 9, पेज नंबर 9, ध्यान देना पेज नंबर 9 पे। आगे इसमें जो सीबीएसई वाले बच्चे वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ लेना, है ना, बुक में दी हुई है ऑलरेडी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ना है वो, है ना, स्टेटमेंट लिखने के लिए या 2-2 3-3 मार्क के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक पे जा रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, number of electric lines passing through a particular area. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, या जो एरिया से क्रॉस हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय पाई ई। मैथमेटिकल डेफिनेशन में आते अपन, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। तो मैथमेटिकली जैसे ये मैंने यहाँ पे कोई सरफेस इमेजिन किया इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बना दिया है, ये जैसे कोई सरफेस है, इससे फील्ड लाइन कुछ क्रॉस हो रही है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा आएगा, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का एंगल है। तो दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे है ना। तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट एरिया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ई इनटू कितना आ जाएगा? cos थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है? सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है यहाँ पे थीटा। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे? इसकी यूनिट होती न्यूटन पर कूलम और इसकी यूनिट होती मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t-2, चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला 80, मीटर स्क्वायर के लिए हो गया l स्क्वायर।
तो डायमेंशनल फार्मूला m1 L3 T minus 3 A minus 1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, एक और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा E डॉट डी ए से, अगर सॉरी E डॉट डी ए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर इनफाइनाइट स्मॉल निकालोगे और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है किसी जगह पे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से लिख सकते हो, कांस्टेंट नहीं है तो फिर इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, यस सर। नेक्स्ट है फिर गॉस थ्योरम। अब हाँ, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 गॉस थ्योरम। अभी गॉस थ्योरम, देखो गॉस थ्योरम में स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टेटमेंट ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, मतलब E डॉट डी ए, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ये इस तरह से अगर ले लेते हैं अपन तो ये क्लोज सरफेस ले लेते हैं, और ये सरफेस इंटीग्रेशन है, इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, समेशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वर्डिंग में आएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये जैसे मान लो स्पेस पे मैंने चार्ज ले लिया, एक Q1 है, फिर ये एक Q2 है, ये Q3 है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये Q4 है, ये भी पॉजिटिव है, और ये Q5 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो अगर मान लो मैंने सरफेस ये वाला लिया यहाँ पे, और ये सरफेस आपको कैसे इमेजिन करना है, 3D में इमेजिन करना है, क्लोज सरफेस। तो बेटा इस सरफेस के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ठीक है, ये सरफेस मान लो S1 है, फॉर S1 सरफेस इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट क्या लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन से चार्ज इसके अंदर है अभी, Q1 प्लस Q2 प्लस ऑफ माइनस Q3, एल्जेब्रिक सम लेना, जो चार्ज अंदर है उनका एल्जेब्रिक सम लेना है। ठीक है, और अगर मान लो मैं सरफेस ये वाला सरफेस ले लेता हूँ ऐसा, ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज एनी गॉसियन सरफेस S2, तो इस सरफेस के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर S2 गॉसियन सरफेस, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अब इस सरफेस के अंदर देखो कौन कौन से चार्जेस हैं यहाँ पे, इट इज Q2 प्लस ऑफ माइनस Q3 प्लस Q4 एंड देन प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स के लिए जो चार्ज सरफेस के अंदर है सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है, जो चार्ज सरफेस के बाहर है उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये गॉस थ्योरम है, ये इसकी स्टेटमेंट हो गई, और इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड में ताकि एग्जामिनर आपका सही समझे। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज अंदर हो या बाहर हो सबका कंट्रीब्यूशन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टर्म है वो सभी, जैसे हम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस के कारण रहेगी, लेकिन नेट फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उन्हीं चार्जेस का रहेगा जो सरफेस के अंदर हैं, जो चार्ज सरफेस के बाहर हैं उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अब इसका प्रूफ अपन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का, ले लिए, हेलो
अरे ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। पेज नंबर 11। अब इसका प्रूफ अभी, हाँ, गॉस थ्योरम का। प्रूफ ऑफ जीटी मतलब गॉस थ्योरम। देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, मान लो मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया प्लस क्यू, और ये कोई गॉसियन सरफेस मैंने लिया यहाँ पे, दिस इज एनी गॉसियन सरफेस, किसी भी शेप का ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो मुझे यहाँ पर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखनी तो ये इस तरह से आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर कर लोगे, इस छोटा सा सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर, ये सपोज डी ए इधर आ रहा है, एंगल कितने डिग्री का बन गया यहाँ पे, थीटा डिग्री का एंगल बन गया। और जो सॉलिड एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एक सॉलिड एंगल बन रहा है, और यहाँ पर का जो सॉलिड एंगल है ये डी ओमेगा है, दिस इज सॉलिड एंगल यहाँ पे बना है ना। तो फिर इस छोटे से पोर्शन के लिए जो फ्लक्स आएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, आप लिख दोगे ई डॉट डी ए मतलब हो जाएगा ई डी ए इंटू कॉस थीटा, बराबर है। अब यहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड पुट कर दोगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए इंटू कितना आ जाएगा कॉस थीटा। 1 मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया डी ए इंटू कितना हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं ये जो टर्म है इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं अपन डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर। सो दिस इज डी फाई ई। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालना है तो एक्चुअल में ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये सॉलिड एंगल बन जाती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला जो टर्म है इट इज द दिस सॉलिड एंगल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन ले लो ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो इसमें q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म आपका बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा सिर्फ डी ओमेगा, ठीक है ना। और डी ओमेगा मतलब ये पूरा टोटल सॉलिड एंगल जो होता है हमेशा वो 4 पाई के इक्वल होता है। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल होता है हमेशा किसके बराबर, 4 पाई के बराबर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, आंसर कितना बचेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो ये इसका प्रूफ है, हाँ, गॉस थ्योरम का। इस तरह से प्रूफ आपको करना है गॉस थ्योरम का, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? प्रूफ, हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, गॉस थ्योरम का प्रूफ। आर स्क्वायर कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, ये आर स्क्वायर है, मैथमेटिकली इसी तरह से लिखना है, यहाँ तक ये डिस्टेंस आपका आर है। तो ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है यहाँ पर का, ये सॉलिड एंगल रहेगा डी ए कॉस थीटा डिवाइड, डी ए मतलब ये वाले पोर्शन का एरिया है, अपॉन आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल है। और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ऑफ दिस सॉलिड एंगल ये हमेशा किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का, हाँ, गॉस थ्योरम का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, अरे ले लिए क्या? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे का जो है ना, अभी गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन वाले पार्ट है, शाम को काय की क्लास है आज आपकी? आज है फ्राइडे, शाम को किसकी क्लास है? बायोलॉजी की है सर। कितने बजे से? 4 से 5:15 तक होती है टाइम पे कि फिर आगे पीछे होती? सर आगे पीछे होता है।
तो फिर शाम को 7 बजे से रख लें तुम्हारी क्लास को एक बार और, यही टॉपिक। हेलो, बोलो जल्दी से। यस सर। सर नहीं सर। आज नहीं, ठीक है, तो फिर कल इसी टाइम पे रहेगी क्लास फिर, है ना। हेलो, अभी एक लेक्चर और लगेगा इस पे, अभी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन चलेगी। मतलब ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो एक लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं होता, कम से कम 3 लेक्चर लगेंगे रिवीजन में भी कंप्लीट करने के लिए अपने को इसको, ठीक है ना। हेलो, रिवीजन में हाँ भी सर। 3 लेक्चर लगेंगे, एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होता, 1 घंटे से कंटिन्यूअसली बोले ही जा रहे हैं अपन, बोले ही जा रहे हैं लगातार, तो एकदम से नहीं होगा। एक बार तुम लोग नोट से भी एक बार पढ़ो और फिर कल अपन आगे का रिवाइज करेंगे, है ना। अगर इच्छा होगी तो बता देना, पर सारे बच्चे अवेलेबल रहेंगे तभी करेंगे अपन, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों के लिए करेंगे, नहीं तो फिर कल तो है ही, फिर अपनी क्लास इसी टाइम पे आ जाएगी कल क्लास। कल शायद सेकंड लेक्चर फंसेगा अपना, है ना। हेलो हाँ सर। रिया, केमिस्ट्री क्लास कौन सी वाली बेटा? अभी केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी ना तुम्हारी साथ में, अभी साथ में केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी बोर्ड वाली, ठीक है रिया। जो शाम की क्लास थी अभी कंबाइंड में हो जाएगी, क्योंकि अभी रामदास पेट में केमिस्ट्री की क्लास है, तो तुम लोग भी कंबाइंड ही कर लेना, अभी साथ में हो जाएगी। मैं अभी सर को बोल देता हूँ कि कंबाइंड लेने के लिए, ठीक है। हाँ वही अमर सर वाली क्लास, हाँ बोलो। सर फिर आप महाजन सर को भी बोल दो ना कंबाइन लेने के लिए, तो शाम का फिर टाइम बच जाएगा। अभी कंबाइंड कैसे होगी रे महाजन सर की, अभी शाम कंबाइंड ले लेंगे ना, मतलब जैसे सुबह जो क्लास आएगी ना वो कंबाइंड ही ले लेंगे, लेकिन ये आज और कल है हाँ ना। तो सर हमारे तीनों सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, तो कंबाइन ही लेने के लिए बोल दो। हाँ बोल हाँ देंगे। सर। अरे सुनो तो भाई, ये आज और कल के लिए कर रहे थे अपन ऐसा, क्योंकि मंडे से चीजें खुलेंगी तो फिर से अपने को वैसे ही चलना पड़ेगा ना उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ये तो जब नहीं है तब तक के लिए है अपना। हाँ शाम को भी मैं महाजन सर को बोल दूंगा कंबाइंड लेने के लिए, इकट्ठी हो जाएगी तुम्हारी क्लास, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। हाँ 4 बजे से, है ना, 4 बजे से रहेगी वैसे, क्योंकि उनकी दूसरी क्लास भी आएगी, ठीक है। ठीक है, एंड कर रहा हूं मैं, हाँ, और ये अपलोड कर दूंगा लेक्चर। तो एक बार रीडिंग चालू कर दो आप लोग, सब लोग बुक से, अभी फिर से टेक्स्ट बुक से रीडिंग चालू कर दो। ये जो प्रूफ अपन ने पढ़े वो देख लो, छोटे छोटे प्रूफ हैं, बुक के हिसाब से चलते रहो आप लोग अब, है ना। और अपने क्लास नोट्स भी देख लो, क्लास नोट्स में तो बहुत कुछ लिखा होगा, अभी बोर्ड के हिसाब से उतना जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में अपने को, ठीक है।